Hello dear students, so we are here to discuss the paper 2 solutions of mathematics of JEE Advanced 2022. अच्छा पेपर आया था, कई सारे मिक्स कॉन्सेप्ट्स पे सवाल आए हैं. So let's start discussing them one by one. So let's start with the first question. ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बोलता है कि let alpha and beta be the numbers, real numbers in fact, such that beta lies from minus pi by 4 to 0 and alpha lies from 0 to pi by 4. ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है. गिवन है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपको दे दी है व्हाट 1/3. ऑल्सो गिवन दैट मीन्स व्हाट साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वी ऑलरेडी नो इट इज 1/3. साइमल्टेनियसली और क्या दे रखा है अपने को कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज गिवन टू बी 2/3. दैट मेक्स व्हाट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये वैल्यू भी आपको दे रखी है 2/3. ठीक है, पूछा क्या है वो देखते हैं. पूछा है इस प्रॉपर फुल एक्सप्रेशन के स्क्वायर की वैल्यू. अब इसका स्क्वायर कैसे सोचना है, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट बाय थिंकिंग कि यार मैं साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इधर और एल्स कॉस ए कॉस बी यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कैसे बना सकता हूं. तो हमने सोचा, देखिए ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन को कंबाइन करता हूं तो क्या आएगा. ऊपर देखो, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और उस एक्सप्रेशन को अब मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दैट वी ऑलरेडी नो. ठीक है, तो अपन इसको कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिख देते हैं. तो ये एक्सप्रेशन, इसको अगर मैं बोलता हूं इस पूरे सम को s, और s की वैल्यू निकालने बैठे हैं और फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करें एंड सेकंड और फोर्थ को कंबाइन करें, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, दैट मेक्स इट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया, साइन बीटा कॉस बीटा. क्या उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 बीटा लिख सकता हूं. बिल्कुल. नाउ एग्जैक्ट सिमिलर मैनर में अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सिंप्लीफाई करता हूं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अगेन इन द न्यूमरेटर, दैट मेक्स इट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा. और अब देख के बताओ डिनोमिनेटर में क्या बना इस बार, साइन अल्फा कॉस अल्फा. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो नीचे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 अल्फा, और इसके स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी. ठीक है सर, अब केयरफुली ऑब्जर्व करें तो 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आउटसाइड आ जा रहा है, दैट मेक्स इट 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 अपॉन साइन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन 2 बीटा, और इसका क्या है अपने पास में होल स्क्वायर. अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया तो 4 कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा. अब केयरफुली देखो माय डियर स्टूडेंट्स, साइन सी प्लस साइन डी, दैट मेक्स इट व्हाट 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और उसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसका स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा, इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा स्क्वायर इंटू साइन 2 बीटा स्क्वायर. अब सोचते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनके बारे में मुझे पता है. सो कॉस अल्फा माइनस बीटा आई ऑलरेडी हैव, साइन अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन, कॉस अल्फा माइनस बीटा गिवन, बच गया साइन 2 अल्फा एंड साइन 2 बीटा का प्रोडक्ट. ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं. वन ऑफ द वेज कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड कर दूं, तो ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला है. इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और इधर से एक टर्म मिलेगी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा. sin square alpha common and cos square beta plus sin square beta is 1. That makes it sin square alpha. Similarly, cos square alpha common, that will also make it 1. So sin square plus cos square overall value यहाँ से मिली 1 plus what? 2 times the product plus 2 times the product. That makes it 4 sin alpha cos alpha sin beta cos beta. That is nothing, just sin 2 alpha into sin 2 beta. और ये वैल्यू जब मैंने स्क्वायर एंड ऐड करी तो क्या मिल गई मुझे, केयरफुली देखिए, 4/9 plus 1/9, 5/9. दैट मीन्स यहां से मुझे sin 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा
कि होल स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दैट कम्स आउट टू बी -4/9 का स्क्वायर फर्दर, दैट इज 16/81. So now I have all the values. 4 times cos of alpha minus beta का square, that is 2/3 का square, into, अब तो बस plug in play करना है सारे expressions में values रख के, into 4 times sin of alpha plus beta, that is 1/3 whole square, into cos of alpha minus beta, that is 2/3 again whole square, divided by sin 2 alpha sin 2 beta whole square, that makes it 16/81 the complete value. और जब इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, दिस कम्स आउट टू बी 16/9. लेकिन केयरफुली देखिए, आपसे पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू. तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? 1, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 is 1. All right, dear students, so let's discuss the problem number 2 of paper 2, JEE Advanced 2022. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोलता है yx is the solution of this differential equation for x positive, ठीक है, and y of 1 is given to be 2, and the slope of curve y equal to fx or y equal to yx is never 0, ठीक है, then value of this. So it's a simple problem if we can see of variable separable concept. तो हमने dy upon y स्क्वायर माइनस 4y, दैट इज व्हाट, उसको लिख सकते हैं y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, y वेरिएबल सेपरेट किया, इज इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन x, और हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया. इसका इंटीग्रेशन इट्स लाइक dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a, सो दैट मेक्स इट व्हाट, 1/2a, दैट मीन्स 1/4 ln ऑफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस लगाना नहीं भूलना है, x minus a, that means y minus 2, that makes it y minus 4 over x plus a, y minus 2 plus 2, that makes it y, is equal to what, ln of mod x and plus let's say c. और दे क्या रखा है आपको कि x equal to 1 पे वैल्यू, x equal to 1 and y equal to 2 must satisfy this equation. So ये क्या बन गया, केयरफुली देखें, 1/4, y को 2 डाला तो that makes it ln of 1, 2/2, that is 0. x को 1 डाला, दिस इज ऑल्सो 0, प्लस c, यानी c की वैल्यू तो आपको 0 मिल गई. दैट मेक्स द इक्वेशन एज ln ऑफ, या ln भी अब हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 4 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा x की पावर 4. दैट मीन्स मॉड ऑफ y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू x की पावर 4. और यहाँ से आपके पास दो रिजल्ट आ गए. एक बार मैं मॉड्यूलस को पॉजिटिवली ओपन कर रहा हूँ, तो केयरफुली देखो, जब पॉजिटिवली जाएगा तो y क्या मिल जाएगा मुझे, 4/1 माइनस x4. लेकिन, और मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये गलती भी करी है कि सिर्फ पॉजिटिवली सॉल्व किया है, मॉड को यूज़ नहीं किया था, तो ऐसे में गड़बड़ हो रही है. क्या गड़बड़ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू था जो केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना था? वो ये था कि ऐसे केस में y ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड माय डियर स्टूडेंट्स, जबकि क्लियरली क्वेश्चन में आपको दे रखा था y ऑफ 1 की वैल्यू 2. सो दिस केस रिजेक्टेड, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. तो क्या करें, मॉड्यूलस एक बार नेगेटिवली ओपन होना था, तो जब नेगेटिवली ओपन करेंगे हम, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, क्लियरली 1 प्लस x की पावर 4. और अब तो काम हो गया. आपसे पूछा गया है इनफैक्ट y ऑफ √2 टाइम्स 10, तो अब तो बस प्लग एंड प्ले करना है. 10 टाइम्स y ऑफ √2 के लिए द वैल्यू विल बी 10 टाइम्स 4/1 प्लस √2 की पावर 4, एंड √2 की पावर 4 तो क्या है, कुछ नहीं है यार, खुद 4 वैल्यू है. सो दैट मेक्स इट व्हाट, 8. सो द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 8. Simple problem, you just need to be careful regarding the modulus. All right, my dear students, so let's look at the problem number 3, paper number 2, JEE Advanced 2022. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास में बहुत केयरफुली लिसन किया है, जो पढ़ाया जाता है, उन्होंने 30 सेकेंड के अंदर, एट मैक्स 40 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दिया है. हाउ कम, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम क्लास में आपको बताते हैं. क्या रिजल्ट है वो, और फिर इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये देखेंगे. सो द रिजल्ट सेज, इफ यू रिमेंबर, दैट a to b fx dx प्लस f of a to f of b, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे f इनवर्स x dx का, तो ये वैल्यू डायरेक्टली आपको क्या मिल जाती है, b टाइम्स f of b माइनस a टाइम्स f of a.
और क्लास में कई सारे एग्जाम्पल करते हैं इस तरह के, ठीक है। और इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। इफ यू वांट टू रिकॉल कि 1 इंटू एफ इनवर्स एक्स, और इस पर क्या लगा देंगे, बाई पार्ट्स, सो सिंप्लीफाई होकर हम यहाँ पहुंच जाएंगे। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, केयरफुली देखिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए y को एज्यूम करता हूं log बेस 2, y को क्या एज्यूम करते हैं हम, log बेस 2, और साथ में फंक्शन दे दिया आपको अंदर एक्स क्यूब प्लस 1, और एफ इनवर्स एक्स के लिए हमने क्या किया, एक्स और वाई को इंटरचेंज करके देखा कि एफ इनवर्स एक्स क्या फाइंड आउट हो रहा है। सो एक्स इज इक्वल टू लॉग विद द बेस 2 एंड देन वाई क्यूब प्लस 1, और यहां से क्लियरली हम देख पा रहे हैं वाई दैट विल बी व्हाट, एफ इनवर्स एक्स comes out to be equal to 2 raised to power x minus 1 whole power 1 by 3. So 2 की power x minus 1 whole power 1 by 3. That means इतना तो समझ में आता है that if this is fx, this expression is what, f inverse x. एक और बात चेक करने के लिए क्या रह जाती है बस, that जो लिमिट अपने को दे रखी है डेफिनेट में वो भी सपोर्ट कर रही है, yes or no. So let's see. So f of 1 अगर मैं देखूंगा log 2 base 2 1, that is correct. This is f of 1 if this is 1, and if this is 2, f of 2 will be what, log of 9 base 2. So that's correct. So the answer will be, अगर मैं इस sum को थोड़ी देर के लिए s assume करता हूं, so the value of s comes out to be what, 2 times log of 9 with the base 2 minus 1. So इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ log with the base 2 में, so 9 square is what, 81 divided by 2. So this is like 81 by 2. And clearly we understand that this 81 by 2 अगर मैं इसको 2 की पावर में देखना चाहता हूँ, तो it is like कि 40 से थोड़ा बड़ा है, so 2 की पावर 5 से तो बड़ा है, but 2 की पावर 6 से छोटा है। So clearly अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, ये एक्सप्रेशन 2 की पावर 5 से 2 की पावर 6 में जा रहा है, सो द आउटपुट विल बिकम इन टर्म्स या इन बिटवीन 5 to 6. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ s comes out to be equal to 5, hence 5 will be the answer of this question. Alright dear students, so let's look at the problem number 4, paper 2, JEE Advanced 2022 maths. तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अभी इक्वेशन दिखने में ही बस खतरनाक है, केयरफुली देखें तो एक सिंगल फंडा है इसका, हमें बार बार दिख रहा है log x बेस 5, log x बेस 5. सो व्हाट टू डू, सबसे पहले अपन बोथ साइड log ले लेते हैं विद व्हाट बेस, बेस 5. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो हमने log में बेस 5 लिया, और जो भी एक्सप्रेशन यहाँ लिखा था x की जो पावर है क्लियरली आउटसाइड आ जाएगी, थोड़ा स्पेस के हिसाब से इसको शिफ्ट कर देते हैं. तो जैसे ही हमने log में बेस 5 लिया, जस्ट बी विद मी कि ये जो x की कंप्लीट पावर थी माय डियर स्टूडेंट्स आउटसाइड आ जाएगी. तो आउटसाइड लिखा इसको मैंने कि 16 टाइम्स log ऑफ x विद द बेस 5 का होल क्यूब माइनस 68 टाइम्स log ऑफ अगेन x विद द बेस 5, एंड दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन टाइम्स अगेन log x बेस 5, एंड राइट साइड में अपन समझ रहे हैं log बेस 5 लगाऊंगा मैं तो माइनस 16 बाहर आ जाएगा, एंड क्लियरली log ऑफ 5 बेस 5 दैट विल बी नथिंग जस्ट 1. अब बार बार log x बेस 5 आ रहा है, देन व्हाई नॉट टू अज्यूम इट टू बी t, ताकि थोड़ी एक्सप्रेशन जो हमारी इक्वेशन है थोड़ा लाइट फील होगा, है ना, और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा. सो दिस इज लाइक 16 t क्यूब टाइम्स t, दैट मेक्स इट व्हाट, 16 t4, देन 68 t स्क्वायर, एंड देन प्लस व्हाट, प्लस फर्दर 16. अब ये तो और भी आसान हो गया, बिकॉज यहाँ हमको दिख रहा है कि 4 वैसे कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा अभी समझाऊंगा. 4 कॉमन लेके कैंसिल भी किया तो दिस मेक्स इट 4t4 माइनस 17t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, तो इसके 4 रूट्स t1 t2 t3 t4 मानता हूँ. तो एक बात सोच के बताइए आप कि t1 प्लस t2 सम ऑफ रूट्स में पूछ रहा हूँ, क्या इस पूरी इक्वेशन में कोई भी t क्यूब का कोफिशिएंट है क्या? नहीं. सो सम ऑफ रूट्स विल बी 0. और ये रूट्स कौन थे? t was supposedly log x base 5, so t1 plus t2 that makes it what, log of x1 base 5 plus log of x2 base 5 plus further, now you have already understood, है ना, क्या होने वाला है, log of x3 base 5, my bad, x3 base 5 plus log of x4 base 5. Obviously this sum is 0. So अगर मैं carefully log की बेसिक सी प्रॉपर्टी लगा दूं कि x1 into x2 into x3 into x4
ये ओवरऑल वैल्यू 0 है, तो जो प्रोडक्ट हो गया मेरा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 वो 5 की पावर 0 यानी कि क्या चला गया 1। और आपसे यही पूछा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल। अच्छा, लॉग के अंदर x था तो x हैज़ टू बी पॉजिटिव रियल फॉर ऑब्वियस रीजंस, सो दिस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 1, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1। All right, my dear students, so let's look at the question number 5, लिमिट का क्वेश्चन है, पेपर 2 जेईई एडवांस मैथमेटिक्स 2022 का। दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन सॉल्व करेंगे तो बड़ा प्यारा सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है बीटा अगर ये ओवरऑल लिमिट की एक्सप्रेशन की वैल्यू है तो 6 बीटा बताना है। तो ठीक है, हमने स्टार्ट लिया कि बीटा को सॉल्व करना स्टार्ट किया और हमने कहा एक काम करते हैं, इस लिमिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। However, हम 2 पार्ट में तभी डिवाइड कर सकते हैं व्हेन बोथ लिमिट्स कम्स आउट टू बी फाइनाइट। सो लेट्स चेक कि अगर दोनों फाइनाइट आ रही हैं तो वी कैन डू दैट। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो हमने लिखा e की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3 और नीचे बोल दिया x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। फर्दर एक और लिमिट का पार्ट अपन ने ब्रेक करके लिखा x टेंड टू 0 अगेन, दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 1 टाइम्स साइन एक्स ओवर x टाइम्स साइन एक्स का स्क्वायर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके सॉल्व करते हैं। केयरफुली देखो, इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, सो दैट सोच के बताइए ये एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू प्रोडक्ट में आ रही है विच इज़ 1। क्लियरली इसकी वैल्यू तो पता चल गई हमको 1, यानी इतना समझ में आया डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है इधर एक्स क्यूब। इधर केयरफुली देखा तो एक साइन एक्स कैंसिल हो गया बिकॉज 10 टू 0 है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इंटेंशनली एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये भी एक नॉन जीरो वैल्यू फाइनाइट कितनी आ चुकी है 1 और इसका डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर। अब दिमाग चलना चालू हुआ कि अरे तो बड़ा इजी चला क्वेश्चन सॉल्व करना। हाउ कम कि जब नीचे डिग्री एक्स क्यूब है देन वाई नॉट ऊपर में एक्स क्यूब के एक्सप्रेशन तक ओपन कर दूं, सीरीज एक्सपेंशन। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, सो दिस विल मेक इट 1 प्लस एक्स क्यूब। सिमिलरली यहां देखें 1 प्लस एन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन, तो 1 या ऐसे बोले 1 प्लस एक्स की पावर एन का, दैट विल मेक इट 1 प्लस एन एक्स, सो इट इज व्हाट 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 ओवर कंप्लीट एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0 माय डियर स्टूडेंट्स। और यहां तो मैं सीधे 1 प्लस एन एक्स वाला एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर तक लगाऊंगा, काम हो जाएगा। सो 1 प्लस एन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फर्दर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप समझ चुके हैं ये 1 से 1 कैंसिल, इधर भी 1 से 1 कैंसिल, दिस मेक्स इट व्हाट, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4/3 प्लस दैट वैल्यू इज व्हाट माइनस हाफ। यानी केयरफुली देखें हम तो 5/6 वैल्यू आ जाती है किसकी, बीटा की, एंड दैट मेक्स 6 बीटा इज इक्वल टू 5। आपसे 6 बीटा की ही वैल्यू पूछी थी, सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट 5। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का एक सवाल आया है। दिखने में इन्होंने इसको लेंदी बनाने की कोशिश या थोड़ा सा खतरनाक बनाने की कोशिश की है। वन ऑफ क्वाइट इजी वन क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। बोलता है बीटा कोई रियल नंबर है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स दे दिया सच दैट इफ दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर मीन्स व्हाट, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 a6 माइनस बीटा टाइम्स ए की पावर 5, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, 0। अब आपको केयरफुली दिख रहा है कि ए की पावर 5 तो पूरे में से कॉमन आ रहा है, एंड वी नो दी प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5, या चलिए ऐसे लिख लेते हैं, सिर्फ ए की पावर 5 कॉमन लेते हैं और डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर देते हैं, प्रोडक्ट में कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी व्हाट, रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, सो ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 टाइम्स ए एंड माइनस बीटा, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करना है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा। इसको मैंने अभी भी लिख दिया विद द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट ए की पावर 5। अब यहाँ केयरफुली देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हैड इट बीन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते थे विदाउट इवन सॉल्विंग, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि सम ऑफ रूट्स इज बीटा माइनस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस बीटा। डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि नहीं, एक रूट बीटा और एक रूट 1। अब उसी को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखें, यानी x में होता है एक्सप्रेशन तो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होते हैं, x माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस 1। सो मैट्रिक्स के लिए मैं क्या एक्सप्रेशन बोल सकता हूं, आई ए प्लस आई इंटू ए माइनस बीटा टाइम्स आई।
और ये एक्सप्रेशन पूरा आपको क्या दे रखा है, 0। अब सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ए आपको ऑलरेडी पता है, सो डिटर्मिनेंट ए मैं बड़े प्यार से फाइंड कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करना स्टार्ट किया, अलग अलग वेज हो सकते हैं, केयरफुली देखिए, R2 + R3 कर दूंगा तो 2 जीरोस क्रिएट हो जाएंगी। तो सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आती है -1। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ए + I, वो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, I यानी कि अपने को डायगनल एलिमेंट्स में, प्रिंसिपल डायगनल में 1 1 1 ऐड करना है, दैट मेक्स इट व्हाट, β + 1 0 1, देन 2 2 still -2, 3 1 and adding 1 to this -1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस या a + I, ये वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स बड़े प्यार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कम्स आउट टू बी -4। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। एंड लास्टली a - βI की डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये कैसा एक्सप्रेशन होगा कि बीटा की वैल्यू, बीटा टाइम्स I है, सो बीटा विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी इधर रह गया 0 then 0 then 1, then this is what 2 1 minus beta -2, then 3 1 and -2 further minus beta। इसको भी एक्सपेंशन बड़ा इजी है, 2 zeros in this row, so this times this minus this, ये कितना आ चुका है केयरफुली, 3 beta -1। अब इस इक्वेशन में अगर मैं ये सारी वैल्यूज रखना स्टार्ट करता हूं तो इट बिकम्स वेरी सिंपल एंड इजी टू सॉल्व। -1 raised to power 5, -4 एंड देन 3 बीटा -1। अगर ये वैल्यू 0 है तो क्लियरली बीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1/3, लेकिन आपसे पूछा था वैल्यू ऑफ 9 बीटा, दैट विल बिकम व्हाट, 3। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3। So in this question I have already made the diagram according to the given situation, and you can see that S1P minus S2P is equal to 2A. Obviously A will be equal to 10, so I must say that S1P minus SP is equal to 20. Now S1P, if you look at the diagram, it will be beta, so I must say that beta minus delta upon sine alpha by 2 is equal to 20. How delta upon sine beta by 2? According to the diagram, ठीक है, sine alpha by 2 इस डायग्राम से आ जाएगा ना, डेल्टा और ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। आगे बढ़ो, है ना। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया जो लास्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो आई मस्ट से दैट इट इज बीटा स्क्वायर प्लस it is beta square, एक तो टर्म क्या होगा, प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 400, वो उधर जो 20 का स्क्वायर बना था उसको 400 इधर कर दिया, इज इक्वल टू 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। यहां तक ठीक है, ठीक है ना। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल था उससे 1/SP इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन डेल्टा भी आ जाएगा जो प्रीवियस डायग्राम बना रखा था। और अगर हम लोग कोसाइन रूल यूज करेंगे तो कॉस अल्फा एक था ही ट्राइंगल में, तो कॉस अल्फा विल बी गिवन एज SP स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 656 अपॉन 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली वी गेट लैम्डा माइनस 128 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वैल्यू, ठीक है। और ये बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन से लैम्डा टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 128। अब बताओ 1 माइनस कॉस थीटा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इट इज बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 जिसको मैं लैम्डा मान रहा था इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू 128। और यहां से बीटा डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि साइन अल्फा बाई 2 एक कट भी जाएगा, बाय 4 विल बी इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी 64/9।
एंड अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका बन जाएगा 7, ठीक है। इफ यू लुक एट द पैटर्न fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, तो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, it is moving like this, all right, and this will be the graph which mean minus 3/2, 3/4. If you put the value of x as 3/4, y will become 0, and at x is equal to 0, the value of y will be 2. So if I plot this graph, it will be moving like this, and now you are aware that the graph is symmetric with respect to y-axis also. So if I go for the minimum value, if I calculate their point of intersection, it will be 1/2, and this is going to be minus 1/2. What it is saying, minimum value of fx comma gx. So firstly fx is minimum, and then you can say that gx is minimum, and this point is 3/4, and after that the minimum value is 0, and we are not having any use of area. So what I should do, from 0 to 2, I must go for the integration of x square plus 5/12, all right. तुम देख रहे हो कि सबसे पहले इंटीग्रेशन मिनिमम वाला ये पोर्शन आएगा, और इस पोर्शन में कौन सा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, ऑल राइट। तो फर्स्ट टर्म मैं लिखता हूं 0 से 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 dx प्लस अगला जो एरिया है, इट इज प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेट लाइन, एंड दिस डिफरेंस इज 1/4, और अगर तुम ये पॉइंट निकालते तो x 1/2 है ये, और x 1/2 यहां पुट कर देते, एक काम करते हैं, तो x 1/2 पुट करने पर ये बन जाएगा 2 times 1 minus 2/3 विल बी 2/3। तो जो हाइट है क्या वो 2/3 आ रही है, और बेस 1/4 आ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो कितना, 1/2 इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है। अब तो सिर्फ इंटीग्रेट करना बाकी रह गया है, और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इसको एक बात और जो मैं अभी पूरा नहीं लिखा, ये मिस्टेक हो जाती कॉमनली, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। सोच के बताओ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, जैसा राइट में एरिया आ रहा है क्या वैसा एरिया बिल्कुल लेफ्ट में भी आ रहा है, देखो, तुम देखो, ऑब्जर्व करो, आ रहे ना, देखो। और जब सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने पर, क्योंकि ये एरिया अल्फा के इक्वल है, तो ओनली कैलकुलेशन इज रिमेनिंग, और जब तुम पूरी कैलकुलेशन करोगे, इंटीग्रेट तो कर ही लोगे बेटा तुम लोग इसको, तो यू विल सी दैट द वैल्यू ऑफ 9 अल्फा विल बी इक्वल टू 6, एंड द 6 इज दैट्स वैल्यू। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा दिया पहले ही, अगर एंगल पी आर क्यू तुम लोग निकालोगे, तो पी आर क्यू एंगल आ जाएगा 70 माइनस 40, दैट विल बी 30 डिग्री। ऐसे एंगल आर क्यू एस निकालते हैं तो वो आ जाएगा 70 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। आर क्यू एस एंगल जो आएगा 70 में से 55 वो जाएगा 15 डिग्री, तो 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल क्यू एस आर को देखे, एंगल क्यू एस और आर, वो एंगल अगर हम लोग निकालते हैं तो एंगल क्यू एस आर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 माइनस 70 डिग्री, एंड कम्स आउट टू बी 55 डिग्री। दिख रहा है अपने को। ऐसे एंगल क्यू पी आर जो है वो हमें 80 डिग्री मिल जाएगा, एज क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल पी आर क्यू में साइन रूल लगाता हूं, इफ आई यूज ट्राइंगल पी आर क्यू में साइन रूल लगाते तो अल्फा अपॉन साइन 30 डिग्री विल बी 1 अपॉन साइन 80 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 80 डिग्री। ऐसे ही ट्राइंगल पी आर एस में
अगर हम लोग साइन रूल लगाएं तो बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री विल बी 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां से बीटा टाइम्स साइन थीटा विल बी साइन 40 डिग्री, ठीक है। एंड यू कैन से दैट फॉर अल्फा बीटा साइन थीटा comes out to be 4 sin 40 degree whole divided by twice sin 80 degree, और sin 80 degree will be 2 sin 40 degree cos 40 degree, so it is 4 upon 4 sin 40 degree cos 40 degree into sin 40 degree, so it is sec 40 degree। ये आ गया, अपने पास ये वैल्यू आ गई sec 40 डिग्री, और sec 40 डिग्री को अगर मैं देखूं तो इट इज sec 30 डिग्री से sec 40 डिग्री, sec 45 डिग्री के बीच में, यानी इट इज लाइंग बिटवीन 2/√3 से √2। ओके, तो अगर सबसे पहले अल्फा का पैटर्न देखें तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऐसे चल रहा है, इनफाइनाइट जीपी दिख रही है अपने को, तो a अपॉन 1 माइनस 1/4, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ पे देखूं तो ग्राफ है gx इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x/3 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर x/3, ये ठीक है। तो अगर इसके एंड पॉइंट 0 और 1 है तो पहले मैं g0 चेक करता हूं, तो g0 आ जाता है 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3। ऐसे अगर g1 चेक करते हैं तो वो भी सेम आता है 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3। तो आई मस्ट से दैट g0 इज इक्वल टू g1। अब मैं जरा इसका एंड पॉइंट चेक करूं क्योंकि अल्फा 1/3 आ चुका है, तो अगर मैं g' निकालता हूं तो g' निकालने पर you will see that the critical point will be x is equal to 1/2. Now check the value at x is equal to 1/2 also, ठीक है ना। तो अगर x is equal to 1/2 पे वैल्यू चेक करोगे तो g of 1/2 आएगा 2 raised to the power 7/6। कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं। और तुम लोग इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इज मूविंग लाइक दिस, 0 पर वैल्यू है 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3, ठीक है, और 1/2 पे वैल्यू है 2 रेज टू द पावर 7/6, एंड हियर ऑल्सो 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू सी ऑप्शन नंबर्स A, B, C आर करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। पहले डिस्कस करें कैसे, तो ये 1/z² प्लस z मॉड का होल स्क्वायर है, तो ये बना फर्स्ट टर्म 1/z मॉडुलस e की पर आयोटा 2 थीटा प्लस मॉड z² e रेज टू द पावर माइनस आयोटा 2 थीटा। तो ये भी ऊपर चला जाएगा e की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा, और ये o के ऊपर जाके माइनस आयोटा 2 थीटा 1/mod z² प्लस मॉड z² बन रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या है, इंटीजर है। ध्यान रखना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही इंटीजर हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, सबसे पहले ऑप्शन नंबर A देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर A को चेक करना चाहूं, ठीक है, स्टार्ट करें, तो बोल रहा है कि मॉड z की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 43 प्लस 3 टाइम्स √20 205 अपॉन 2 की पावर 1/4। तो मुझे दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, हम लोग क्लास में बहुत करते हैं।
86 plus 2 times 3 under root 205 divided by 4 whole power 1 by 4. And if I make it as a perfect square, तो ये बेटा तुम्हारा बन जाएगा mod z is equal to under root 45 plus root 41 by 2 की power 1 by 2. ये बन जाएगा, ठीक है. Squaring both the sides, तो mod z square is equal to root 45 plus root 41 divided by 2. And 1 upon mod z square इसका conjugate 2 upon, मतलब पहले ऐसे लिख देंगे फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. रैशनलाइज करते ही तुम्हें मिल जाएगा रूट 45 माइनस रूट 41 बाई 2. ठीक है. अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो. तो ऐड करते ही मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड जेड स्क्वायर आ गया रूट 45. दैट विल बी 3 रूट 5. तो अगर इसको मैं मॉड जेड रियल पार्ट ऑफ जेड देखूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारे पास है मॉड जेड कॉस थीटा दैट इज 3 रूट 5 कॉस थीटा, और कॉस थीटा लाई करता है -1 से 1 के बीच में. सो इट इज पॉसिबल व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5. और ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आएगा वो आ जाएगा 3 रूट 5 साइन थीटा, और अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5 पे पॉसिबल है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इन द सेम वे इफ आई वांट टू गो फॉर द अदर ऑप्शंस, लेट्स से मैं ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूं. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर बी के लिए सिमिलरली अगर तुम लोग चेक करोगे तो मॉड z है 7 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4 की होल पावर 1 बाई 4. ऐसे बिल्कुल इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो मॉड z की पावर 4 आ जाता है तुम्हारा 7 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन मॉड z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मॉड जेड स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. वैल्यू आती है 9 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 2 रूट 7 प्लस रूट 33. ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसलिए पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी अगर चेक करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से ऑप्शन नंबर सी, तो वहां भी हमें ऑप्शन वैल्यू मिल जाती है 13 प्लस रूट 65. ये मिलता है पहले तो होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस अंडर रूट 9 प्लस 65 अंडर रूट, एंड यू विल से दैट दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेम तरीके से चेक करते हैं हम लोग. जब ऑप्शन नंबर डी की बारी आई तो सेम लिखने में आता है 13 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 42 प्लस ट्वाइस 3 रूट 13 एंड अगेन ग्रेटर देन 0. नॉट पॉसिबल, और क्योंकि वो इंटीजर नहीं आ पा रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट वैल्यू. सो इन दिस क्वेश्चन इफ आई ड्रॉ द डायग्राम देन द बिगर सर्कल इज लाइक दिस whose radius is capital R, whereas the smaller circles are kept like this and all of them are having the same radius. So if I join the center of these two circles, then it is having the radius small r and small r, and they are joined with the center of the bigger circle, and the bigger circle is having the radius capital R, and whereas this is smaller, and you know that this angle is going to be 2 pi by n as n circles are used. Okay, so according to the diagram you will see there that twice capital R plus small r sin pi by n will be equal to twice small r. ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ना, अपने आप दिखने लगेगा अपने को. And by the simplification you will see that r plus r by 2 will be equal to cosec pi by n. If you simplify you will see that r plus r by 2 is equal to cosec pi by n. When you now check the option, first option, when n is equal to 4,
you will say that r plus r will be equal to root 2r, which means option number A will be neglected. In the same way, when I use n is equal to 5, look at the value and you will see that r plus r by small r will be equal to cosec 5 pi by n. ठीक है? And you will say that r plus r will be less than 2r. तो again for n is equal to 5, option is not correct. When you see n is equal to 8, तो r plus small r upon capital R is equal to cosec pi by n. And n will be treated as how much? 8. So it is cosec pi by 8. And when you use cosec pi by 8, obviously r plus r will be greater than root 2r. And for in this way, option number C will be correct. So when I go for option number D, n is equal to 12, you will see that r plus small r upon r will be equal to cosec pi by 12. All right, and it is root 2 times root 3 plus 1. This value is root 2 times root 3 plus 1. And you will see that r plus r, by simplification, root 2 times root 3 plus 1, small r is greater than capital R. And here I do the mistake. This will be not 2, it will be small r. So we can say that option number C and D will be correct. हाँ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार देखिएगा, आई जे एंड के, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. अग्रीड. अब आपको यहाँ पर वेक्टर्स गिवन हैं a इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर आपको गिवन है आई कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, एंड सी वेक्टर गिवन है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप. अग्रीड. कुछ और भी यहाँ पर डिटेल्स आपको गिवन है, b2 b3 बिलोंग्स टू r, c1 c2 c3 बिलोंग्स टू r, b2 एंड b3 का जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए पॉजिटिव. अग्रीड. And a dot b is equals to 0 means a and b are perpendicular to each other. Clear? Now, अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? रो टू कॉलम आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा रिलेशन 1, 2 एंड 3. अग्रीड. लाइक आपने इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया एंड कंपेयर किया किससे? RHS से, तो आपको ये तीनों डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी. ठीक है. नाउ फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आएगी, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको आई कैप से, सेकंड को आपको मल्टीप्लाई करना है जे कैप से, एंड थर्ड रिलेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? के कैप से. अग्रीड. नाउ अब इसके बाद करना क्या है आपको? लाइक फर्स्ट को आई कैप से आपने मल्टीप्लाई किया, सेकंड को जे कैप से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, एंड थर्ड को के कैप से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे आप? प्लस. तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ पर b2c3 माइनस b3c2 आई कैप, c3 माइनस b3c1 जे कैप, नेगेटिव ऑफ दिस, एंड c2 माइनस b2c1 के कैप. ये वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाली है. और RHS में मिलेगा आपको c1i प्लस c2j प्लस c3 कैप एंड माइनस 3i माइनस जे प्लस के. बच्चों डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखते हैं LHS में देखते हैं, तो LHS में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आपको नज़र आ रहा है b क्रॉस c, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. तो LHS में तो हो गया b क्रॉस c, यानी इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया. एंड RHS में अगर हम देखें तो RHS में बच्चों आपको डेफिनेटली क्या नज़र आ रहा है? वेक्टर c माइनस वेक्टर a, यानी c माइनस a वेक्टर. तो यहाँ से एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता है. क्या रिजल्ट मिलता है? b क्रॉस c इक्वल टू क्या मिलेगा? c माइनस a. ठीक है. नाउ दोनों तरफ आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया किससे? b से डॉट प्रोडक्ट किया तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे b डॉट b क्रॉस c हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0. बॉक्स प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो जाते हैं तो वैल्यू क्या होगी? 0. RHS में वैल्यू आएगी c डॉट b माइनस a डॉट b. लेकिन बच्चों ऑलरेडी इक्वेशन में क्या गिवन था? a डॉट b गिवन था आपको 0, तो a डॉट b की वैल्यू 0 रखेंगे तो b डॉट c क्या आ जाएगा? 0. और वी कैन से b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c. तो
तो यहाँ से एक रिजल्ट और आपको मिल जाएगा लाइक बी डॉट सी इक्वल टू 0। तो दो बड़े रिजल्ट्स आपको मिल चुके हैं, बी क्रॉस सी इक्वल टू सी माइनस ए, और दूसरा मिल चुका है बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, जिसने हमें यहाँ पर बी इज परपेंडिकुलर टू सी बता दिया। ठीक है, नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या किया, लाइक जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट विद बी किया था, वैसे ही आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट विद सी। तो अच्छा अगेन यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट विद सी करेंगे तो सी डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो सी डॉट बी क्रॉस सी वापस क्या हो जाएगा, 0, और LHS में वैल्यूज हो जाएंगी 0, RHS में आ जाएगा मॉड सी स्क्वेयर माइनस ए डॉट सी। क्लियर? नाउ अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस ही बात है ए डॉट सी मॉड ऑफ सी स्क्वेयर के बराबर है, तो 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, अगेन इसी रिलेशन के लिए आपको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स यूज करना होगा। तो स्क्वेयरिंग आपने की तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है बी क्रॉस सी होता है मॉड बी मॉड सी साइन थीटा एन कैप, अग्रीड। और आपने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, देन स्क्वेयरिंग की, तो यहाँ पर आंसर आया मॉड बी स्क्वेयर मॉड सी स्क्वेयर, एंड साथ में आएगा बच्चों साइन स्क्वेयर थीटा, लेकिन साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ से देख के बताओ क्या होगा, 1। साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो दैट्स वाई LHS हो जाएगा बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर के मॉडुलस यहाँ पर आएंगे। और RHS में अगर हम देखें तो RHS में आपको क्या नजर आएगा, मॉड ऑफ सी स्क्वेयर मॉड ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। बच्चों अब इस रिलेशन को यूज़ करिएगा आप वापस, इस रिलेशन को हमने यूज़ किया तो हमने ए डॉट सी को क्या लिख दिया, मॉड ऑफ सी स्क्वेयर लिख दिया, तो फाइनली ये रिलेशन आएगा जिसमें 11 कहाँ से आया, 11 आया मॉड ऑफ ए का होल स्क्वेयर। देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको, इस मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो रूट 11 आएगी, और मॉड ऑफ ए स्क्वेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 11, है ना, तो 11 वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी। ना बच्चों ध्यान दीजिएगा, लाइक ये आपके पास रिलेशन है मॉड ऑफ बी स्क्वेयर मॉड ऑफ सी स्क्वेयर इक्वल टू 11 माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वेयर। यहाँ से बच्चों मॉड ऑफ सी स्क्वेयर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वेयर आप निकालेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू नजर आएगी। एंड आप समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये 1 से ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर अगर 1 से ज़्यादा होगा देन टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू 11 से क्या आएगी, कम, यानी मॉड ऑफ सी जो है वो रूट 11 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये हमारा आ जाएगा, है ना, यानी मॉड ऑफ सी इज लेस देन क्या आ जाएगा, रूट 11, अग्रीड। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ ए डॉट बी अगर 0 होगा तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया एंड बी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया, तो बच्चों फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा b2 माइनस b3 इज इक्वल्स टू -3। अब b2 माइनस b3 इज इक्वल्स टू -3 में हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर माइनस 2b2 b3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 9, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड b2 b3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में देखें तो अगेन यहाँ पर आपको गाइड किया हुआ है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी देन ऑब्वियस ही बात है कि ये वैल्यू 9 से क्या आ जाएगी, ज़्यादा, यानी b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर विल बी ग्रेटर देन 9। नाउ मॉड ऑफ b अगर हम निकालें तो मॉड ऑफ b यहाँ से आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर प्लस 1, एंड ये वैल्यू अभी हमने चेक की थी 9 से ज़्यादा थी, यानी टोटल वैल्यू रूट 10 से क्या होगी, ज़्यादा। देन ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शंस B C D करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 है, नो डाउट देखने से समझ में आ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, है ना, आप लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट, है ना। अब यहाँ पर जैसे हमें LD नजर आएगा देन ऑब्वियस सी बात है हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी इज 12, अग्रीड। तो ये हो गया ए रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मीन्स ए रेज़्ड पावर 12x, क्लियर। नाउ उसके बाद जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, फॉर्मेट यहाँ पर आएगा, तो प्लस c और यहाँ पर आप लिख देंगे, क्लियर, यस, ये कुछ वैल्यू यहाँ पर आपने लिख दी। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा e रेज़्ड पावर ax cos bx वाला प्रोफाइल, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है लाइक इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड पावर ax cos bx क्या होगा, e रेज़्ड पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इंटू a cos bx प्लस b sin bx। तो अच्छा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है एंड फाइनली दोनों तरफ e रेज़्ड पावर 12x से डिवाइड भी किया है। देखिएगा ये जो वैल्यू है इसको एक बार ऑब्जर्व करिए, क्या किया हमने, e रेज़्ड पावर x cos bx का फॉर्मूला लगाया,
ठीक है, एंड उसके बाद डिवाइड किया हमने e रेज़ टू पावर 12x से, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0। अब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये डेफिनेटली क्या प्रोवाइड करेगी आपको, c की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो c इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -12³ अपॉन 12 रेज़ टू पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ तो फाइनली यहाँ से हमें मिल क्या गया, यहाँ से मिल गया हमें फंक्शन, यानी y हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों y मिल जाएगा तो dy बाई dx निकाल लेंगे। तो dy बाई dx नो डाउट साइन का हम जानते ही हैं, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, बहुत इजी काम यहाँ पर रहेगा। और फाइनली हमारे पास यहाँ dy बाई dx इस तरह से आ गया। बच्चों अब dy बाई dx में आप ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ 12³ इंटू ई रेज़ टू पावर -12x एंड ये है अपने पास a sin x b cos x फॉर्मेट, जिसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b², ठीक है। और -√a² प्लस b² प्लस ये वैल्यू करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। और अगर यहाँ पर अदर वैल्यूज़ की हम बात करें x की, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करें देन ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाएगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब dy बाई dx इज टेकिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, यानी कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात पूरी तरह डिनाई हो जाएगी। नाउ इसके बाद इसने कहा कि y इक्वल टू बीटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिएगा गिवन है यहाँ पर सी ऑप्शन में, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट द लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट्स द कर्व दिस एट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास y आ गया था y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, बीटा। तो जो यहाँ पर फाइनली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बीटा जो है लाइक y इक्वल टू बीटा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, एट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, क्लियर। तो यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ से आंसर आ जाएगा लाइक आंसर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर एंड नो डाउट किसका क्वेश्चन है, पीएनसी, आपका फेवरेट टॉपिक होगा ये, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, सॉरी पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी दो अपने फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर 4 बॉक्सेस एंड हर बॉक्स में अगर हम बात करें तो 3 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ऑब्जर्व करते हैं, 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स है ना, यहाँ पर भी अवेलेबल है, हर बॉक्स में इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है। नाउ ऑल द बॉल्स, यहाँ पर अगर बात करें ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट, मतलब अगर हम बात करें कि 2 रेड बॉल्स हैं तो दोनों रेड बॉल्स आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर हम 2 ब्लू बॉल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो भी आपस में कैसी हैं, डिफरेंट हैं, मीन्स ऑल द बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। नाउ आपको करना क्या है, यहाँ पर ये करना है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 बॉल्स बी चूजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस सो दैट फ्रॉम ईच बॉक्स एटलीस्ट 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल आर चूजन। बच्चों अगर हर बॉक्स से आप एक रेड बॉल निकाल रहे हैं, एक ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, देन ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 2 बॉल यहाँ से, 2 यहाँ से, इस तरह से 8 बॉल्स तो ऑलरेडी निकल गई, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा बॉल्स और आपको निकालनी है। तो वहाँ पर मैं 2 केस बनाना चाहूँगा। केस 1, या तो वो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स जो है वो दोनों एक ही बॉक्स से निकल जाए, दोनों एक्स्ट्रा बॉल्स कहाँ से निकल जाएँ, एक ही बॉक्स से निकल जाएँ। यानी अगर हम बात करें यहाँ की बात करें तो 1 रेड एंड 1 ब्लू तो यहाँ निकल ही रही थी, 1 रेड 1 ब्लू के अलावा यहाँ पर 2 रेड और निकल जाएं, क्लियर। या फिर ये है कि 2 रेड और 2 ब्लू निकल जाएं। बच्चों क्या रहेगा, एक बार दोबारा समझिएगा, लाइक हर बॉक्स से एक रेड एंड एक ब्लू बॉल निकाल रहे हैं हम, यानी कि 8 बॉल्स तो ये मिनिमम वैसे ही निकलने वाली है ना। अब उसके बाद 2 बॉल्स और एक्स्ट्रा निकलेंगी, ठीक है। अब वो 2 बॉल्स हम ये सोच रहे हैं लाइक एक बॉल अलग बॉक्स से, एक बॉल अलग बॉक्स से निकल जाए, या फिर ये हो कि दोनों बॉल एक ही बॉक्स से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने पहला केस बनाया है कि दोनों बॉल जो है ना वो एक ही बॉक्स से निकल जाएं। अब बच्चों दोनों बॉल अगर एक ही बॉक्स से निकलेंगी, बाई चांस यहाँ से हम बात करें तो उस केस में ये होगा कि दोनों जो बॉल होंगी वो या तो रेड होंगी, तो उस केस में इस बॉक्स से 3 रेड एंड 1 ब्लू निकलने वाली है, या फिर एक रेड और एक ब्लू होगी, यानी कि यहाँ से 2 रेड और 2 ब्लू बॉल्स निकलने वाली है। मेरी बात समझे, क्लियर। तो इसका मतलब ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इन 5 बॉल्स में से कितनी बॉल्स निकालने वाले हैं, इन 5 बॉल्स में से निकलने वाले हैं 4 बॉल्स, क्लियर। अब 5 बॉल्स में से अगर 4 बॉल्स निकालेंगे तो बच्चों यही 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, 3 रेड 1 ब्लू
या 2 रेड 2 ब्लू, जब आप एक रेड और एक ब्लू जरूर निकाल रहे हैं, अग्रीड, ठीक है। नाउ इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर लाइक रिमेनिंग जो 3 बॉक्सेस हैं उनमें से क्या रहेगा, लाइक एक रेड निकालना है, एक ब्लू निकालना है, तो 3c1 इंटू 2c1। इसमें बच्चों एक रेड निकालना है, एक ब्लू निकालना है, यानी 3c1 इंटू 2c1, यानी होल क्यूब यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। क्लियर बच्चों, ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने इस बॉक्स के लिए अभी किया है ना, इस बॉक्स के लिए मैंने 5c4 लगाया, ठीक है, 5c4 लगाया, लेकिन ऐसा हम इस बॉक्स के लिए भी कर सकते थे, इस बॉक्स के लिए भी, एंड लास्ट 4th बॉक्स के लिए भी कर सकते थे। तो दैट्स वाई यहाँ पे इंटू क्या लगाना होगा, 4। तो ये हो गया हमारा रिलेशन 1, यानी फर्स्ट वैल्यू जो आ गई तब आ गई जब हम लाइक हर बॉक्स से एक रेड एक ब्लू बॉल तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन एडिशनल 2 बॉल और निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल 10 बॉल्स निकालनी है, लेकिन वो एडिशनल 2 बॉल्स कहाँ से निकाल रहे हैं हम, किसी भी एक बॉक्स से, ठीक है। तो ये हमने केस 1 सॉल्व कर दिया। केस 2 में क्या कंसिडर करेंगे हम, केस 2 में कंसिडर करेंगे लाइक एक रेड एक ब्लू तो निकल ही रही है हर बॉक्स से, ठीक है। अब 2 बॉल एक्स्ट्रा निकलनी है बच्चों, तो 2 बॉल मतलब एक्स्ट्रा 8 बॉल निकल गई, 2 बॉल और एक्स्ट्रा निकलनी है, तो उसको हम ये सोच रहे हैं लाइक 2 अलग अलग बॉक्स से निकल जाए। अब 2 अलग अलग बॉक्स से अगर निकल जाए देन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या केसेस बन सकते हैं, किसी एक बॉल से निकल जाए 2 रेड 1 ब्लू, या फिर 1 रेड 2 ब्लू, इस तरह के केसेस यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इस बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी है 5 में से कोई भी 3 बॉल्स हमने यहाँ पर निकाली 5c3 में वेज से। अब 5c3 वेज की अगर हम बात करें तो बच्चों तीनों रेड नहीं हो सकती, तो एक केस हमने क्या कर दिया माइनस। हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में मान लीजिए 5 बॉल्स थी, उसमें से हमने कोई भी 3 बॉल्स निकाल ली, ठीक है। अब कोई भी 3 बॉल्स निकाल ली, लेकिन बच्चों तीनों बॉल्स क्या नहीं हो सकती रेड, तो दैट्स वाई -1 कर दिया, ठीक है। ये इस बॉक्स के लिए किया एंड इस बॉक्स के लिए भी ये किया 5c3 -1, तो 2 बॉक्स से तो हमने 3 बॉल्स निकाल ली एंड तीनों रेड नहीं थी बच्चों, तीनों रेड नहीं थी, इसका मतलब क्या था, 2 रेड थी 1 ब्लू थी, या 1 रेड 2 ब्लू थी, जो कि हम यहाँ केस में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये रहा हमारे पास 2 बॉक्सेस के लिए, ठीक है। और रिमेनिंग 2 बॉक्सेस के लिए वही सब चलेगा जो पहले चल रहा था, लाइक 3 में से आपने एक बॉल निकाली 3c1 में वेज से, एंड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2c1 वेज से, यानी 2 ब्लू में से एक ब्लू बॉल निकाल ली, एंड 2 बॉक्सेस में आपने ऐसा किया बच्चों। इंटू 6 क्यों किया, इंटू 6 इसलिए किया कि जहाँ से आप 3 बॉल निकाल रहे हैं 2 बॉक्सेस में, तो टोटल थे हमारे पास 4 बॉक्सेस, उनमें से आपने 2 बॉक्सेस को सेलेक्ट किया बाय यूजिंग 4c2 वेज। 4c2 का मतलब हो गया बच्चों 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 वेज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड वैल्यू, जबकि हम 3 बॉल्स एक बैग से निकाल रहे हैं, 3 बॉल्स दूसरे बैग से निकाल रहे हैं, एंड बाकी सबसे क्या निकाल रहे हैं 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो ये वाला केस हो गया केस 2, और पहला वाला केस क्या था, 4 बॉल हम एक जगह से निकाल रहे थे, बाकी सब जगह से 2 बॉल्स हम निकाल रहे थे। ये दोनों केस हो गए, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 21816, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना है, आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल मैट्रिक्स का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। ऐसे सवाल हमने क्लास में भी काफ़ी किए होंगे, एंड देखिएगा काफ़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे मैट्रिक्स एम उठाया, ठीक है। मैट्रिक्स एम जो क्वेश्चन में गिवन था बच्चों, उसको एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिसेस लिख दिया। फर्स्ट वन तो हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दूसरा हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ 1 1 -1 -1। इसको हमने बोल दिया लेट इट बी ए मैट्रिक्स। जो सेकंड मैट्रिक्स था उसको क्या बोल दिया, ए मैट्रिक्स। बच्चों ए मैट्रिक्स का जब हमने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, इज ए नल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर नल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा आई एंड ए आर कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव में क्या होगा, सिंपल अलजेब्रा चलती है, ठीक है। मतलब बाइनोमियल थ्योरम आप लगा सकते हैं ना, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव देन ए प्लस बी होल रेज्ड टू पावर एन, तो एग्जैक्टली उस पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पर आ जाएगी लाइक फर्स्ट टर्म आई, फिर आ जाएगा 3033 ए, इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। आगे की वैल्यू ए स्क्वायर ए क्यूब वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं बच्चों, ए स्क्वायर वाली टर्म आएगी आपके पास, ए क्यूब वाली टर्म आएगी, ए की पावर 4 एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी, क्योंकि ए स्क्वायर इज ए नल मैट्रिक्स। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब वापस ए की वैल्यू डाल देंगे 1 -1 -1 1 -1 एंड आई उसमें ऐड करेंगे तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा।
एंड ये आंसर कहाँ गिवन है, ये गिवन है ऑप्शन ए में, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3 एंड 4, इनके बारे में आपको डिटेल्स गिवन है ना। कुछ कलर की बॉल्स इनमें हैं, जैसे फर्स्ट बॉक्स में है 8 रेड, 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स। सेकंड बॉक्स की डिटेल्स भी लिखी हुई है, थर्ड बॉक्स है ना, सारे बॉक्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर गिवन है। क्लियर? नाउ हमने किया यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अ बॉल इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स 1, बॉक्स 1 से एक बॉल हमने निकाली, अग्रीड। और बॉल निकालने के बाद हमने इसका कलर नोट किया, ठीक है। कलर नोट करने के बाद हमने देखा कि अगर ये रेड बॉल है, बी इज रेड, है ना, हमने जो बॉल निकाली फर्स्ट बॉक्स से, अगर वो रेड बॉल होगी तो हम कौन से बॉक्स से दूसरी बॉल निकालेंगे, बॉक्स 2 से, अग्रीड। एक बार दोबारा देखिए, हमने बॉक्स 1 से एक रैंडमली बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, अगर वो हमें रेड नज़र आती है तो हम कौन से बॉक्स से दूसरी बॉल निकालेंगे, बॉक्स 2 से, अग्रीड। अगर हमने जो फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकाली थी उसका कलर हमने देखा और वो ब्लू कलर की हो, तो उस केस में हम थर्ड बॉक्स से यहाँ पर सेकंड बॉल निकालने वाले हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट बॉक्स से निकाली हुई बॉल अगर ग्रीन बॉल थी तो उस केस में हमें कौन से बॉक्स से बॉल निकालनी है, फोर्थ बॉक्स से। तो इस तरह की कहानी यहाँ पर हो गई कि हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, वहाँ से मैं रेड बॉल देखता हूँ तो उस केस में मुझे सेकंड बॉक्स से एक बॉल निकालनी है। फर्स्ट बॉक्स से मैंने एक बॉल निकाली, अगर वो ब्लू है तो मुझे थर्ड बॉक्स से एक बॉल निकालनी है। अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकाली और अगर ग्रीन बॉल है तो मुझे फोर्थ बॉक्स से एक और बॉल निकालनी है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर रहेगी। नाउ लास्ट लाइन अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट गिवन दैट द इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल्स इज ग्रीन। बच्चों हमने पहली बॉल निकाली थी, उसके बाद एक बॉल और निकाली, हमारे पास 2 बॉल्स हो चुकी हैं, उनमें कम से कम एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए। ये तो है हमारे पास लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एक बॉल ग्रीन जरूर है। तो उस केस में सेकंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली ये सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। यानी कि कौन सी इवेंट हो चुकी है, एक ग्रीन बॉल हमारे पास है, दोनों बॉल जो सिलेक्टेड थी उसमें से एक ग्रीन बॉल है, तो दूसरी बॉल के वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो कहानी एक बार यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, लाइक इवेंट ए अज्यूम कर ली, इवेंट ए है लाइक वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट। इवेंट बी को हमने बोल दिया एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, ठीक है। ये 2 इवेंट्स हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये रहेगा एक ग्रीन और एक वाइट। लाइक ग्रीन बॉल्स कब कब आ सकती हैं, लाइक हमने जब भी फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकाली, उसके बाद सेकंड बॉल से बॉक्स से बॉल निकाली, थर्ड से निकाली, फोर्थ से निकाली, है ना, जो भी केस है यहाँ पर जो कहानी हमने अभी पढ़ी थी उस केस में ग्रीन कब कब आ सकता है वो एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चों फर्स्ट बॉक्स से आ जाए रेड बॉल, फर्स्ट बॉक्स से आ जाए रेड बॉल, जैसे रेड बॉल आएगी आपका ध्यान जाएगा सेकंड बॉक्स पे और वहां से निकालोगे आप ग्रीन बॉल, है ना। तो ये आ गया पहला केस, पहले बॉक्स से रेड बॉल निकल जाए और दूसरे से निकालोगे आप ग्रीन बॉल। बच्चों फर्स्ट बॉक्स से निकल जाए आपके पास ब्लू बॉल और सेकंड से क्या निकालोगे आप, ग्रीन बॉल। सॉरी, अगर फर्स्ट बॉक्स से निकल जाए ब्लू बॉल तो आप थर्ड बॉक्स से निकालोगे ग्रीन बॉल, ठीक है। मैं यहाँ गलत बोल गया था, मैं दोबारा से एक बार बता दूं, फर्स्ट बॉक्स से निकालोगे रेड बॉल तो सेकंड बॉक्स से निकालोगे कौन सी बॉल, ग्रीन बॉल। अगर फर्स्ट बॉक्स से निकालोगे ब्लू बॉल तो थर्ड बॉक्स से निकालेंगे ग्रीन बॉल, ठीक है। तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए। बच्चों अगर फर्स्ट बॉक्स से हम निकाल रहे हैं ग्रीन बॉल तो फोर्थ बॉक्स से निकालेंगे या तो ग्रीन बॉल या फिर ऑरेंज बॉल या वाइट बॉल। तो ये अपने पास 5 केसेस आपको नजर आ रहे हैं। जब जब हमारे पास टोटल जो आउटकम आएगा उसमें एक ग्रीन बॉल जरूर आपको नजर आने वाली है, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे ग्रीन बॉल के लिए, ठीक है। नाउ अब वैल्यू डालनी है आपको। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फॉर्मूला है अपना कंडीशनल का, वैल्यू रख दी। तो बच्चों अब इसको भी मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। ऊपर आया है जी डब्ल्यू मतलब क्या रहा, फर्स्ट निकली बच्चों ग्रीन बॉल फर्स्ट बॉक्स से एंड उसके बाद फोर्थ बॉक्स से निकली है वाइट बॉल। फर्स्ट बॉक्स से अगर मैं ग्रीन बॉल निकालना चाहूँ तो बच्चों यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 5 + 3 8 + 8 16, उसमें 5 हमारे फेवर में यानी 5/16, ये हो गई ग्रीन बॉल जी।
उसका W आपको निकालनी है यहाँ से, कौन से बॉक्स से, फोर्थ बॉक्स से। फोर्थ बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स एक बार मैं काउंट कर लूँ, 16 + 6 22 + 10 यानी 32, यानी बच्चों 6/32, ये आ गया GW के लिए आंसर। अग्रीड, वेरी गुड। नाउ अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर नीचे हम वैल्यू रखने जा रहे हैं RG। RG का मतलब क्या है, फर्स्ट बॉक्स से रेड एंड सेकंड बॉक्स से ग्रीन। फर्स्ट बॉक्स से रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी बच्चों 8/16, ठीक है। और सेकंड से ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 15/48। ये तो हो गया RG के लिए आंसर। अब BG के लिए आंसर निकालता हूं, ठीक है बच्चों। BG के लिए आंसर निकालोगे तो यहां पर आएगा 3/16, ये 3/16 हमने लिख दिया। और जैसे ही पहले वाले में B निकालोगे या W निकालोगे तो आप सीधे थर्ड बॉक्स की तरफ देखोगे, है ना, तो वहां से G निकालोगे तो आंसर आएगा बच्चों 12 कितना आंसर आएगा 16। थर्ड बॉक्स में 16 बॉल्स हैं कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट बॉक्स से निकाली ग्रीन बॉल। अब बच्चों फर्स्ट बॉक्स से ग्रीन बॉल निकाली, तो ग्रीन बॉल निकालने के बाद तीनों केस हमारे फेवर में, मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी का समय एक साथ निकालता हूं। तो फर्स्ट बॉक्स से हमने निकाली 5/16 ग्रीन बॉल। उसके बाद मुझे नजर आया फोर्थ बॉक्स, एंड फोर्थ बॉक्स में बच्चों ग्रीन निकले या ऑरेंज निकले या वाइट निकले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ग्रीन बॉल चाहिए थी, वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो दैट्स इंटू 1 कर दिया। यानी इसके लिए मैंने समय बर्बाद नहीं किया, मैंने टोटल वैल्यू एक साथ इंटू 1 कर दिया, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे पास फर्स्ट बॉक्स से ग्रीन बॉल निकलेगी, सेकंड बॉक्स पे डिपेंडेंसी खत्म, लाइक वो ग्रीन हो, ऑरेंज हो या वाइट हो। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/156 यानी 5/52। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करा रखी है आप लोगों क्लास में, लाइक R/n को x मानना, 1/n को dx मानना। उसी तरह का एक सवाल है जो IIT में दोबारा आ गया, देखिए, है ना, हर 2 ईयर्स में शायद आ जाता है ये R/n को x और 1/n को क्या मानना है, dx मानना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाह रहा है लाइक बच्चों ये है n हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया, अग्रीड। बाकी टर्म्स की मैं जनरल टर्म बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बच्चों 16 है, 16 के बाद 32 है, देन 48 है, देन ऑब्वियस ही बात है मैंने 16R लिख दिया, इसको जनरलाइज कर दिया। बच्चों 5n है, 5n के बाद n है, AP है, 5 में से 4 गया n आ जाएगा, n में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी बच्चों यहाँ पर हो गया 9 - 4R जनरल टर्म। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों 5, 1, -3 ये एक AP है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, आप तुरंत आंसर दे देंगे सर 9 - 4R होगी, ठीक है। नाउ -3n² ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पर बच्चों, -3n² सभी में चलेगा, आगे तक जा रहा है, तो इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। ना नीचे की वैल्यूज़ पर भी थोड़ा ध्यान दें। 4n दिख रहा है, 4n के बाद बच्चों 8n और उसके बाद 12n, समझ में आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पर कि 4rn लिखा हुआ है। r की वैल्यू 1 लिख देंगे तो 4n हो जाएगा, 2 रख देंगे तो 8n हो जाएगा, इस तरह से वैल्यूज़ हैं, n प्लस में 3n² यहाँ पर चल रहा है। तो बच्चों हमने जनरल टर्म यहाँ पर निकाल ली है और बहुत आसान है, बिल्कुल भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है 9n हो जाएगा, -4rn हो जाएगा। इन टर्म्स को हमने एक साथ लिखा है यहाँ पर, अग्रीड। इस तरह से हमने टर्म्स को लिख लिया एंड यहाँ आपको नज़र आ रहा है कितना, 16R एंड 9 - 4rn। एक बार इसको दोबारा से देख लें, 9n आएगा, -4rn आएगा, ठीक है, -3n² आएगा, 16R यहाँ पर आ रहा है, n नहीं आएगा, तो बच्चों यहाँ से n को हम डिलीट कर देते हैं, n को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ केवल 16R आएगा और यहाँ पर भी क्या आने वाला है, केवल 16R, अग्रीड। नाउ अब ध्यान देते हैं, यहाँ इसको अलग अलग करके लिखा आपने, तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, दिस टर्म इज 1 एंड 1 पे लगेगा समेशन, तो 1 पे जैसे ही समेशन लगेगा वो हो जाएगा -n, है ना, और -n + n क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी बचेगा क्या, बचेगा बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर वैल्यूज होंगी r = 1 to n 16R + 9n अपॉन 4rn + 3n²। बच्चों अब ये सवाल देखो अपने आप वैसा बनने लगा है,
कि आर बाई एन को एक्स मानो, 1 बाई एन को डी एक्स मानो, तो मैंने ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बच्चों एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे देन ऑब्वियस सी बात है एक एन तो हमने बाहर रहने दिया इस तरह से, एक एन तो हमने बाहर 1 बाई एन लिख दिया और एक एन से अंदर डिवाइड कर दिया, तो 16r जो लिखा हुआ था उसकी जगह नजर आया आपको 16r बाई एन, और 9n जो लिखा हुआ था उसकी जगह 9 नजर आया, तो वो इजीली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ बच्चों 1 बाई एन को हमने क्या ले लिया dx एंड r बाई एन को क्या लिख दिया x। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वैल्यू यहाँ पर 1 से n और n टेंडिंग टू अगर हम इन्फानाइट की बात करें देन ऑब्वियस सी बात है r बाई एन जो x है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक। बच्चों अब ये लीनियर अपॉन लीनियर है, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3/4 ln 7/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है?